Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today I am going to discuss a very important topic of Indian polity, that is the basic structure of Indian Constitution. This topic is very important from the perspective of prelims, and we will be covering about this topic in very brief. So before we continue, here's a small announcement, dear students. For getting the PDF of my lectures and asking your doubts or queries related to my lectures, you can join my Telegram channel. You will be getting Telegram link from description box. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसे आया। फिर देखेंगे हम लोग की क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया था, दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस डॉक्ट्राइन की ज़रूरत पड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमें डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारा मेन पिलर होता है वो क्या होता है, हर एक सिटीजन्स के बारे में सोचना, उनके इक्वालिटी, उनके फ्रेटर्निटी, उनको लिबर्टी, उनको जस्टिस देना, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये टर्म यूज किया गया इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन 24 अप्रैल 1973। कब ये इंट्रोड्यूस हुआ फाइनली हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आया? 24 अप्रैल 1973 में। बट इससे पहले भी बहुत से केसेस आए जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट को। कभी जजमेंट आया है कि वो नहीं कर सकता है, तो हम लोग देखेंगे कि। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है। तो सपोज अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है एंड इफ पार्लियामेंट इज अमेंडिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से रह जाएगा? इसका मतलब तो सिंपली वो ऑर्डिनरी जो हमारे बिल पास होते हैं या लॉ पास होते हैं उसके बेसिस पे वो भी हो जाएगा कि जो नॉर्मल ह्यूमन राइट्स होते हैं उस तरह से आपका वो आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक रूट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंट्री के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को ध्यान रखते हुए बेसिकली फाइनली में डिसीजन लाया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले हमें पता है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था दैट वाज इन 1951, और ये हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले आया था। तो हमें पता है कि जब ये आया तो उन्होंने क्या किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज द फंडामेंटल राइट्स, उसको उन्होंने अमेंड, उसको कर्टेल कर दिया हमारे फंडामेंटल राइट्स। एंड दैट टाइम it was challenged by शंकरी प्रसाद केस in the Supreme Court. So what was the judgment of Supreme Court? Supreme Court का जजमेंट क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, और इसको बेसिकली पार्लियामेंट ने अपने अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से क्या किया, कर्टेल कर दिया है। तो पार्लियामेंट ये रूल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यानी कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 12 to 35, इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सो व्हाट हैपन कि उन्होंने बताया, इसको अपना जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने बताया कि हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ का डेफिनेशन दिया गया है उसमें उन्होंने कभी भी अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडमेंट से बने लॉ के बारे में बात नहीं करते हैं। वहाँ पे वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात करते हैं, और जो हमारा बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारा लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। दैट्स वाई अगर फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल भी किया जा रहा है तो दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि इट विल नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो अब्रीज कर सकता है या फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ का डेफिनेशन था वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के बारे में था, दैट वाज नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये शंकरी प्रसाद केस के टाइम जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये था। बट अगेन व्हाट हैपन इन गोलकनाथ केस, कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले का डेफिनेशन, पहले उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, उसको रिवर्स कर दिया। पहले के कौन कौन से केसेस थे? शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस। जो दोनों केसेस थे वो बेसिकली इसी पे क्वेश्चन थे कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं।
मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेन इन 1967 दैट वाज द गोलकनाथ केस। अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास जब हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट आया तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन आया कि क्या हम लोग जो आपका फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है या फिर उसको टेक ले सकता है। तो जब नाइन्थ शेड्यूल का अमेंडमेंट हुआ इन 7th अमेंडमेंट एक्ट, तो व्हाट हैपेंड जब ऐड हुआ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट की थी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसेंडेंटल पार्ट है एंड इट इज इम्यूटेबल इन द पोजिशन, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। उन्होंने ठीक अपना जजमेंट जो था पहले के शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस के वक्त उसको क्या किया, रिवर्स कर दिया और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 का डेफिनेशन जो था लॉ अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ का डेफिनेशन था सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही नहीं है बल्कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आपके लॉ के डेफिनेशन के अंदर आएगा। दैट्स वाई अगर कोई भी पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट पास करता है तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा सो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 सेज कि अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है कोई भी लॉ बन रहा है चाहे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से, तो अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, देन दैट टाइम इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। सो सेम वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि पहले तो सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी लॉ जो था वो इंक्लूडेड था, बट नाउ आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक जो है आपने गोलकनाथ केस में उसको लॉ का डेफिनेशन में ऐड कर दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है इट कैन नॉट बी अमेंडेड। दैट वॉज द सेकेंड जजमेंट। बट अगेन व्हाट हैपेंड इन केशवानंद भारती जजमेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने एक नया टर्म यूज किया, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हुआ क्या कि जब आपका केशवानंद भारती केस व्हाट इज स्टेट ऑफ केरला आया तो उसमें अंडर आर्टिकल 26 को चैलेंज किया गया, जो कि बेसिकली राइट टू मैनेज रिलीजियस ऑन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बारे में बात करता है। तो उसको जब चैलेंज किया गया तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, अनलिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। इवन उन्होंने ये चैलेंज किया कि क्या पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है, अब्रोगेट कर सकता है, हमसे ले सकता है। क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये प्लेइंग मीन्स उनके पार्लियामेंट में जो रहने वाले हैं उनके खेलने का खिलौना है क्या ये, दैट्स क्वेश्चन अराइजेज इन द केशवानंद भारती केस। सो फाइनली क्या हुआ कि जब एक जजमेंट हुआ दैट वाज द 7-6 जजमेंट वर्डिक्ट, जो केसेस थे 13 जजेस का, उसमें बेसिकली ये केस में 13 जजेस थे जिसमें से उनका रिजल्ट क्या है कि 7 जजेस होते वो बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के बारे में बात किया, 6 जजेस होते उनका अपोजिट था। बट आपका जो गोलकनाथ केसेस था उसमें 11 जजेस थे, मीन्स 6 और 5 वर्डिक्ट थे, और आपका केशवानंद भारती में कितने थे, 7-6 वर्डिक्ट्स थे। तो व्हाट हैपेन कि उन्होंने आपका जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उन्होंने केशवानंद भारती केस के बाद उन्होंने ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इसेंशियल फीचर्स है और हम लोग आज से इसको ऐड करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट दैट टाइम कोर्ट ने बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पे डिफाइन नहीं किया एंड टिल नाउ कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है। बट जैसे जैसे अलग अलग टाइम टू टाइम चेंज होता है तो नया नया टर्म उसमें ऐड होते गए हैं जो कि हमारे कंट्री के सेफ गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उस वक्त उन्होंने टर्म यूज किया फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, और उन्होंने बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है या फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। वैसे ही बहुत से केस आए, उसके बाद से मिनर्वा मिल केस आया, या जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आए तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ नया टर्म ऐड होते गया, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, या फिर आप बात कर सकते हैं बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जिस तरह से करके आया। सो इन शॉर्ट समरी व्हाट कैन यू से कि पार्लियामेंट जो था बेसिकली गोलकनाथ केस में क्या जजमेंट दिया, आपका जो सुप्रीम कोर्ट था उसने गोलकनाथ केस में क्या जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। एंड फिर अगेन उन्होंने बेसिकली आपका जो केशवानंद भारती केस आया उसमें उन्होंने क्या बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको भी अमेंड किया जा सकता है, बट अगर कोई प्रोविजन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है तो उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। एंड व्हाट हैपन कि जब आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में,
सो बेसिकली वो अमेंडमेंट जो था आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया, मीन्स आर्टिकल 13 में उन्होंने क्या किया, लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट एक्ट को भी ऐड कर दिया था। और बेसिकली आपका जो आर्टिकल 368 है वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट को पावर दे दिया कि वो फंडामेंटल के किसी भी राइट को अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हाट हैपेंड इन केस 1 एंड भारती केस इन 1973, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को अगेन ओवर रूल किया और उन्होंने बताया कि बेसिकली पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी पार्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आती है तो उसको आपका जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकता है। सो इससे आपको शॉर्ट समरी मिल गई। तो बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ना ही उसको कर्टेल कर सकता है, ना ही हमसे ले सकता है। तो जो पहला है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि हमारे कंट्री का सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, जिसके अंडर जितने भी स्टेट ऑर्गन्स है या फिर आपके सेंट्रल ऑर्गन्स है वो सारी इसके अंडर काम करती है, इसके सुपरविजन में काम करती है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। हमारा इंडियन पॉलिटी जो है वो रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक एंड सोवरेन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकता है, कभी भी मेजोरिटी है तो उसको अमेंड नहीं कर सकता है। साथ में जो सेकुलरिज्म का सेकुलर कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। Separation of power between legislature, executive and judiciary, it is also a part of the basic structure of the Indian constitution. Federal provision, federal structure of the Indian constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity of the individual, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ रूल की बात नहीं की है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात की है। एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ऑल्सो हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन FR एंड DPSP, principle of equality, free and fair election in whole country, independence of judiciary, limited power of parliament to amend the constitution। यहाँ पे उन्होंने अनलिमिटेड पावर की बात नहीं की है, यहाँ पे उन्होंने लिमिटेड पावर की बात की है। मीन्स कभी भी पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। जैसे कि अभी देख रहे हैं वो पार्लियामेंट जो है बेसिकली किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। दैट्स वाई उनके पास कुछ लिमिटेड पावर है। साथ साथ में इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, फिर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। सो रिट इशू करने का जो पावर है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। So this is all about basic structure of the Indian Constitution. I hope you all guys understand. Thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos.